संडे का चटपटा नाश्ता। जयपुर में गुप्ता परिवार का घर था, जिसमें सावित्री देवी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू संजना और छोटी बहू सीमा। संजना के 2 बच्चे थे, 6 साल की नेहा और 8 साल का वीर। एक रोज जब संजना और अंकिता दोनों खाना बना रही थी, तभी उनकी सास उनके पास आती है। संजना बहू, अंकिता बहू, तुम्हारी हापुड़ वाली बुआ सास यानी लीलावती का फोन आया था। वो कह रही थी कि छोटे बेटे की शादी के बाद अब उसने घर गृहस्थी बहुओं को सौंप दी है और काफी सालों से उनका यहाँ आना भी नहीं हुआ, तो वो अब कुछ समय के लिए यहाँ आ रही है। तुम दोनों भी तो अभी तक उनसे मिली भी नहीं हो। हाँ, मिली तो नहीं है मम्मी जी, लेकिन उनकी बड़ी बहू आई थी ना देवर जी की शादी में, तो बता रही थी कि बुआ जी कितनी सख्त हैं और वो हर बात में कमी निकालती हैं। हाँ वही, तुम दोनों को पता नहीं है वो कैसी हैं। हर बात पर टोकना, कमी निकालना, इसलिए बहुत सावधानी से रहना। और हाँ, वो खाने पीने की बड़ी शौकीन है, खासकर चटपटे खाने की, इसलिए जरा ध्यान से रसोई संभालना। लेकिन माँ जी, वो कितने दिन के लिए आ रही हैं? अब मैं उनसे ये थोड़ी ना पूछूंगी कि कितने दिन के लिए आओगी, ऐसा ठीक थोड़ी ना लगता है। लेकिन इतने वक्त बाद आ रही है तो महीना भर तो रुक कर ही जाएंगी। ऐसा कहकर सास तो रसोई से बाहर चली गई, लेकिन रसोई में अब जैसे सन्नाटा छा गया। क्या हुआ दीदी, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? मैंने तो उनके बारे में बहुत सुना है। वो कहती है कि चाय में चीनी ज्यादा हो तो भी बुरा, कम हो तो भी बुरा। हाँ, माँ जी भी तो कह रही थी कि हर बात में कमी निकालती हैं। अगर वो महीना भर रही तो हमारा क्या हाल होगा? अब दोनों के मन में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद अंकिता के चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। दीदी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो खुद ही भाग जाए यहाँ से? क्या मतलब? सुना नहीं, उन्हें खाने का बहुत शौक है। अगर हम कुछ ऐसा बना दे जो उन्हें बिल्कुल पसंद ना हो, मतलब चटपटी खाने की जगह फीका खाना हो और पकवान की जगह सादा खाना, तो फिर तो वो खुद ब खुद अपना बोरिया बिस्तर लेकर जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाएंगी। अरे वाह देवरानी जी, आपके दिमाग के भी क्या कहने। ये कहकर वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और आज था संडे यानी कि बुआ जी के आने का दिन। और उस रोज वो दोनों नाश्ते में पोहा बनाने की तैयारी करती हैं। देखो, ज्यादा मूंगफली मत डालना। हाँ, और नमक भी थोड़ा कम ही रखूंगी। उधर सासू माँ बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। ये चीची ना जाने कहाँ रह गई। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दोनों बहुएं भी रसोई से बाहर आ जाती हैं। सावित्री जल्दी से दरवाजा खोलती है तो सामने पीठ पर और हाथ में काफी सारे थैले लेकर खड़ी होती है लीलावती बुआ। अरे आ गई जीजी, बड़ी देर लगा दी आने में। मेरी ट्रेन तो वक्त पर पहुंच गई थी भाभी, लेकिन ये तुम्हारा बेटा है वो नालायक अर्जुन, उसकी वजह से लेट हो गए। ना जाने कहाँ से गाड़ी घुमा कर लाया है। कह रहा था बुआ शहर में ट्रैफिक रहे हैं, इसीलिए शॉर्टकट से लेकर जा रहा हूँ। वो अभी तक नीचे गाड़ी पार्क कर रहा है। बुआ के हाथ में इतना सारा सामान देखकर संजना और अंकिता तो जैसे घबरा गई। अरे बाप रे, ये बुआ जी की जुबान तो देखो। दीदी, जुबान छोड़ो, पहले आप उनका सामान देखो। मुझे तो लगता है ये महीने भर के लिए नहीं बल्कि साल भर के लिए रहने आई है। शुभ शुभ बोल सीमा, कहीं तेरी जुबान पर इस वक्त सरस्वती माता विराजमान होंगी ना, तो कहीं ये साल भर के लिए यहाँ न टिक जाए। लीलावती अंदर आती और एक तरफ सामरा सामान रख देती है। फिर सभी एक एक कर उनसे मिलते हैं। फिर दोनों बहुएं उनके पांव छूती हैं। आज पहली बार तेरी दोनों बहुओं को देख रही हूँ सावित्री, दोनों ही बड़ी सुंदर है। मैं तो पहले ही कहती थी कि आपको यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है। चलिए अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, नाश्ता तैयार है। कुछ देर बाद जैसे ही वो नाश्ते की टेबल पर आती है तो दोनों बच्चे पोहा मुंह में डालते ही कहते हैं, मम्मी ये क्या है? पोहा? आज संडे था, आज का नाश्ता तो कुछ अच्छा बना देती। चुप कर, ऐसे खाने में कमी निकालते हैं, इसे अन्न का अपमान करना कहते हैं। चल अब चुपचाप नाश्ता कर। बुआ जी लीजिए, आप भी नाश्ता करिए ना। हाँ बहू, भूख तो लगी पड़ी है, लाई धर दे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पोहा मुंह में डाला तो सबके मुंह बन गए। है ये क्या है मम्मी, फीका पोहा? हाँ बहू, घर में नमक मिर्च कम हो गया था क्या जो इतना फीका बना डाला? अरे 2 मिनट रुको बच्चों, दिल छोटा मत करो। मैं भी ये बात मानती हूँ कि संडे वाला दिन तो चटपटा नाश्ता ही करना चाहिए, और तुम्हारी ये इच्छा मैं अभी पूरी कर देती हूँ। फिर लीलावती ने बैग खोले। उसने पहले बैग में से निकाले समोसे, कचौड़ी और आलू की सब्जी, दही कचौड़ी, इडली सांभर और छोले भटूरे। बुआ जी, आज तो आपने मौज कर दी, क्या बढ़िया सा चटपटा नाश्ता आया है। अरे ये तो मैं उस रेलवे स्टेशन से लेकर आई हूँ। जब तक अर्जुन का इंतजार कर रही थी तो तब तक सोचा कि कुछ पैक ही करवा लिया जाए, लेकिन अभी रुको, अभी इसके अलावा भी और भी तो बहुत कुछ है। फिर शाम के समय वो अपना तीसरा थैला भी खोलती है, जिसमें से वो गांव की लाई हुई हरी ताजी सब्जियां, साथ में मक्की का आटा। अरे वाह, गांव का मक्की का आटा और ताजी ताजी सब्जियां, फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। इसके बाद अब वो अपने दूसरे बैग से बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लाती हैं। बच्चों यहाँ आओ, ये कपड़े और खिलौने तुम दोनों के लिए। थैंक यू बुआ जी, आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी तो इतने प्यारे हो।
संजना, अंकिता, ये लो ये साड़ियाँ तुम दोनों के लिए, और ये मिठाई सावित्री, कलाकंद तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी बुआ जी? हाँ बुआ जी। अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मैं तुम दोनों से पहली बार मिली हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ तो ले ही आती। हाँ जीजी, आप सच में काफी कुछ ले आई। तो क्या मैं खाली हाथ आती सावित्री? अच्छा बहुओं, आज तुम खाने में ये मक्के की रोटी और सरसों का साग ही बना दो। और बच्चों, आज रात को मैं तुम दोनों को कहानी सुनाऊंगी। ये सुनकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। फिर वो दोनों खाना बनाने में लग गए, लेकिन मक्के की रोटी वो बहुत ही कम बनाती थी, इसलिए जैसे तैसे वो बनाई, पर वो पूरी गोल नहीं बनी। फिर जानबूझकर उन्होंने साग में भी नमक मिर्च हल्का ही रखा। फिर संजना ने साग के साथ मक्के की रोटी परोसी। वाह वाह, कितनी अच्छी बनी है ये साग और मक्के की रोटी। फिर संजना और अंकिता चौंक गई। अब सच में बुआ जी? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोलूंगी क्या अब इस उम्र में? इसमें तुम दोनों बहुओं का प्यार मिला है। और देखो, साग में मसाला भी नाप तौल कर डाला है। ये सुनकर तो जैसे दोनों बहुओं का प्लान वही ढेर हो गया, क्योंकि उन्हें तो बताया गया था कि वो हर बात में कमी निकालती हैं। ऐसे ही अगले दिन भी दोनों बहुओं ने जानबूझकर हल्के मसाले वाला खाना बनाया, ताकि बुआ सास को उनके यहाँ का खाना पसंद न आए और वो जल्द से जल्द वहाँ से चली जाए। उस रोज भी लीलावती ने फिर से खाना खा लिया, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं निकाली। हैं? ये बुआ जी तो बिल्कुल अलग ही लग रही हैं। लेकिन फिर अगली सुबह लीलावती रसोई में पहुंच गई और कहने लगी, चलो बहुओं, आज तुम दोनों आराम करो, आज मैं तुम्हें अपने गांव की खास रेसिपी बनाकर खिलाती हूँ। बुआ जी आप? हाँ तो क्या हुआ? कौन सी किताब में लिखा है कि घर की रसोई बहुओं के हवाले ही कर देनी चाहिए? अरे वो बेचारी भी तो थक जाती होगी, अब तुम आराम करो। ये देख वो दोनों चुप रह जाती हैं और बाहर चली जाती हैं। अब अगले 3-4 दिन ऐसे ही हंसी खुशी से बीत गए। लीलावती ने बहुओं को अपने जीवन की बातें बताई, साथ ही वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह ही रखती। एक रोज, बुआ जी एक बात कहें, हमने तो सुना था कि आप बड़ी सख्त हैं, लेकिन जैसा हमने सुना था आप तो उससे बिल्कुल अलग हैं। लोग समझते हैं कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन असल में मैं बस चाहती हूँ कि घर में सब अच्छा हो, और थोड़ी सख्त रहूंगी तभी तो बहुएं अपने घर को अच्छे से संभाल पाएंगी। ये सुनकर उन दोनों को एहसास हुआ कि जैसे वो बुआ के बारे में सोच रही थी, असल में तो वो उससे बिल्कुल अलग है। उस रात संजना ने अंकिता से कहा, हमने बिना जाने ही उनके बारे में कितना गलत सोच लिया। हाँ दीदी, हमने तो उन्हें भगाने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन सच कहूँ तो अब अच्छा लग रहा है उनके साथ रहकर। हाँ बुआ जी हैं बड़ी मजाकिया। फिर 4 दिन रहने के बाद अब लीलावती वहाँ से जाने लगी। वो अपने साथ जितने बैग लाई थी उसमें तो सब सामान उन लोगों के लिए ही था। वापस जाते समय तो उनके हाथ में बस कपड़ों का एक बैग ही था। और बुआ के जाने पर संजना और अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बुआ जी अब फिर जल्दी से आइएगा और इस पर ज्यादा दिन नहीं, महीनों के लिए रहना। जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। ये सुनकर लीलावती मुस्कुराई। अरे पगली, अपने ही तो हो तुम सब, और अपनों से कैसा गिला सिकवा। तभी ऑटो आकर रुका और बुआ जी उसमें बैठकर चली गई। फिर ऑटो धीरे धीरे दूर चला गया और वो दोनों उन्हें देखती रहीं। अब उन्हें समझ आया कि किसी की बातों में आकर किसी को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे मिलकर ही उसके असली व्यवहार को पहचाना जा सकता है। घर का आंगन आज खाली लग रहा था, लेकिन दिल प्यार से भरा था। उन्हें एहसास हो गया था कि असली मिठास खाने में नहीं, रिश्तों में होती है। माँ आज नाश्ते में क्या बनाया? भाई मेरी तो तबीयत खराब है, रात से ही हल्का हल्का बुखार है, तो मैंने तो बस उपमा बना दिया है। अबे नव्या की बच्ची, जब तुझे पता है कि माँ की तबीयत खराब है तो तू नाश्ता बनाने में उनकी मदद नहीं कर सकती थी? भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं रात भर पढ़ती रही, अभी सोकर उठी हूँ, तो बताओ नाश्ता कैसे बनाती बोलो। अरे यार कोई फायदा नहीं है, पूरा हफ्ता तो बस जल्दी जल्दी में ही नाश्ता करके हम दोनों ऑफिस भाग जाते हैं। हाँ और क्या, मैं भी तो दुकान पर चला जाता हूँ, बस एक संडे तो मिलता है आराम करने के लिए। सबको लगता है कि संडे के दिन बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। ऐसा है, मैं भी पूरे हफ्ते आराम नहीं करती हूँ समझे। अरे 5-5 आदमियों का अलग अलग नाश्ता बनाना कोई छोटी बात है क्या भला। तो फिर एक काम करते हैं, मोहन भैया की शादी करा देते हैं, घर में भाभी आ जाएगी तो सही हो जाएगा। माँ मोहन भैया की शादी करा दो। उस दिन के बाद मधु और राजेंद्र मोहन के लिए लड़की देखने लगे और फिर उन्हें मिली महिमा। महिमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और फिर कुछ वक्त के बाद मोहन और महिमा की शादी हो गई और महिमा घर की बड़ी बहू बनकर ससुराल आ गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आज इडली और डोसा बनाया है। क्या बात है भाभी, आपको इडली डोसा बनाना आता है? और नहीं तो क्या, अरे इडली डोसा क्या, मुझे तो उपमा, सैंडविच, केक, नमकीन, हलवा जो कहोगे वो सब बनाना आता है।
ये सही है। तो फिर आज से रसोई की जिम्मेदारी आप ही के हवाले भाभी। हाँ हाँ, वो तो है ही। महिमा नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो शौक शौक में अच्छा खाना बनाती रही और बदले में उसे भर भर कर तारीफें भी मिलती रही। अरे वाह बहू, क्या बात है, कितना बढ़िया हलवा है भाई है? लेकिन खुद की तारीफ सुनना महिमा को कुछ ही दिन अच्छा लगा, क्योंकि अब वो थकने लगी थी। ससुराल वालों की रोज रोज की फरमाइशें और बेचारी महिमा बस सारा दिन रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, भाभी कल संडे है, सबकी छुट्टी है, तो बताओ कल नाश्ते में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ सबके लिए उपमा बना देती हूँ। हैं भाभी, उपमा भी कोई खाने की चीज है? आप तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना। वैसे आपको दही भल्ला बनाना आता है क्या? हाँ आता तो है। हाँ तो दही भल्ले बनाओ। अब जब बन ही रहा है तो सुबह समोसे और बना लेना। ससुराल वालों की बात सुनकर महिमा ने झूठी मुस्कान दिखाई। असल में वो अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी। उसका भी मन था कि वो संडे को आराम से सोकर उठे और कुछ हल्का बनाए, लेकिन जिस तरह से फरमाइशें आई थी उन्हें टाइम पर पूरा करने के लिए वो बेचारी सुबह 4 बजे उठ गई और उठते ही खाने की तैयारी में लग गई। 3-4 घंटे के बाद उसने 10 तरह के पकवान बनाकर सबके लिए रख दिए। वाह भाभी, एकदम राजा टाइप का फील आ रहा है, क्या बात है। हाँ महिमा, पकवानों से तो पूरी टेबल ही भर गई भाई, मजा आ गया। कोई खीर मांग रहा था, कोई दही भल्ले, तो कोई फ्रूट केक मांग रहा था। महिमा आधी नींद में सबको खाना परोसती रही। फिर आखिर में, यार कितने दिन बाद मजा आया ना। कैसा हो अगर हर संडे ऐसे बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिले? सही है, फिर तो मजा ही आ जाए। अपने सास ससुर के सामने तो महिमा चुप रही, लेकिन उसका मन कर रहा था कि अगर उसे दैविक कहीं अकेले में मिल जाए तो उसकी चटनी ही बना दे। उस दिन के बाद से जब भी संडे आता बेचारी महिमा को 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ता। फिर एक शनिवार की रात को, अरे महिमा क्या हुआ, ये सिर पर पट्टी क्यों रखकर लेटी हो? मुझे बुखार है, बदन टूट रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी दवाई देता हूँ। तुम दवाई खाओ और आराम से सो जाओ। कल संडे है ना, तो जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना होगा तुम्हें। और रुको, मैं तुम्हारा बुखार नाप लेता हूँ। लेकिन थर्मामीटर में तो बुखार आया ही नहीं। और ये देखकर, देखा दवाई ने कितना तेज असर किया। अब तुम्हें बिल्कुल बुखार नहीं है। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। महिमा की नौटंकी किसी काम नहीं आई और फिर अगले दिन सुबह उसे फिर 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ा। सबने महिमा की तारीफ की, लेकिन महिमा अब इस सबसे चिढ़ने लगी थी। अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन, इस बार मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं मायके चली जाती हूँ, कह देती हूँ कि मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। जैसे ही मोहन काम से वापस आया तो महिमा उदास होकर उसके सामने आई। उसे ऐसे देखकर, क्या हुआ महिमा, इतनी उदास क्यों? नहीं, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। वो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, तुम काफी वक्त से उनसे मिली भी तो नहीं हो। हाँ, इसीलिए तो उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन मोहन महिमा के मायके गया और उसके माँ बाप को अपने साथ अपने घर ले आया। महिमा देखो कौन आया है। लो, अब तो तुम्हारी मम्मी और पापा भी आ गए। आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह सबके साथ इन्हें बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराना। अब तो खुश हो ना तुम? महिमा का जी कर रहा था कि वो अपने पति मोहन को उठाकर पटक दे। संडे के दिन उसे अब की बार 6 नहीं बल्कि 8 आदमियों का नाश्ता बनाना पड़ गया। और फिर एक दिन उसके इस सब्र का जब बांध टूट गया तो उसने भड़कते हुए कहा, देखो अब बहुत हो गया, ये हर संडे को 10 तरह का नाश्ता मुझसे नहीं बनाया जाता। तो कोई बात नहीं, भड़कती क्यों हो, हम कुछ करते हैं। मोहन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की और फिर कुछ दिन बाद दैविक की शादी करा दी गई और देविका देवरानी बनकर घर में आ गई। शुरू में तो देविका का बड़ा ख्याल रखा गया, लेकिन बाद में उसकी भी हालत महिमा जैसी ही हो गई। यार भाभी, ये संडे को इतना रात से नाश्ता करने की आदत कहाँ से पड़ गई इन लोगों को? इसकी गुनहगार मैं ही हूँ। देविका अच्छी बहू बनने के चक्कर में हर किसी की फरमाइशें पूरी करती रही और अब वो परंपरा बन गई है इस घर की। समझ नहीं आ रहा अब क्या ही करूं। देविका और महिमा अपने ससुराल वालों की आदत से परेशान थी। तब तक फिर शनिवार आ गया। अगली सुबह संडे को दैविक और मोहन का बॉस अमर उनके घर आ गया। अरे अमर सर आइए ना। आइए सर बैठिए, मैं नाश्ते का पता करके आता हूँ। अगले पल बेचारी महिमा और देविका उतरे हुए मुंह के साथ एक के बाद एक थाली लाती गई और देखते ही देखते नाश्ते से पूरी मेज भर गई। इतना सारा नाश्ता देखकर अमर हैरान था। उसने नाश्ता करना शुरू किया और फिर, वाह भाई क्या बात है, मजा ही आ गया। आपने मेरे लिए इतना कुछ बनाया? नहीं सर, इतना तो हमारे यहाँ हर संडे बनता ही है। अच्छा, तो कोई कुक लगवाया है क्या? नहीं सर, कुक की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी और दैविक की पत्नी है ना, वही बना लेती है मिलजुल कर। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मोहन, दैविक, एक काम करो,
अगले हफ्ते से आप दोनों संडे को भी ऑफिस आओगे और काम करोगे। और हाँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे, ओके? क्या हुआ सर, नाश्ता अच्छा नहीं लगा क्या? संडे को ऑफिस, उस दिन तो छुट्टी होती है ना? मोहन, हाँ सर, और आप तो हमें छुट्टी के दिन ज्यादा काम करने को कह रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों की संडे के दिन छुट्टी, और ये तुम दोनों की पत्नियां? ये क्या मशीन है? संडे को इनकी छुट्टी तो नहीं होती। उल्टा तुम सब लोग मिलकर इनसे डबल मेहनत करवाते हो। ये तुम्हें अपना परिवार समझती हैं, और तुम क्या इन्हें मजदूर समझते हो? अमर की आवाज में गुस्सा था। उसकी बात सुनकर सबने मुंह नीचे कर लिया। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उधर महिमा और देविका की आंखों में भी आंसू थे। किसी ने तो उनका दर्द समझा था। तभी दैविक धीरे से बोला, मैं समझ गया सर, हमें अपनी गलती का एहसास है, आगे से ऐसा नहीं होगा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।